बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मोहम्मद फ़हीम। वफाकी हुकूमत की जानिब से मुल्क भर में माइंस एंड मिनरल से मुताल्लिक एक ही पॉलिसी या एक ही कानून लाने के लिए एक मरतबा फिर से कोशिश की जा रही है। और वफाकी हुकूमत की कोशिश ये है कि पूरे मुल्क में एक ही तरह का कानून हो, जो इन्वेस्टर है उनके लिए आसानी हो और यहाँ पे जितने भी रिसोर्सेज हैं उनका फ़ायदा लिया जा सके। इससे कबल भी ये कोशिश हुई लेकिन वो कामयाब नहीं हो सकी थी। अब एक और कोशिश की गई है जहां पे जो वफाकी वजारत है, मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी पेट्रोलियम डिवीजन, उनकी जानिब से तमाम सूबों को, इस्लामाबाद को, गिलगित बल्तिस्तान को, उनके साथ जो आज़ाद कश्मीर है, उन सब को एक ड्राफ्ट पॉलिसी भेजी गई है जिसको नाम दिया गया है नेशनल मिनरल डेवलपमेंट पॉलिसी। 2025 है लेकिन जिस साल ये पास होगी वो साल साथ लिखा जाएगा। इसमें यह कहा गया है कि ये कोशिश की जा रही है कि एक यूनिफाइड, उसके साथ साथ ट्रांसपेरेंट और इंटरनेशनली कॉम्पिटिटिव फ्रेमवर्क जो है वो पाकिस्तान के मिनरल डेवलपमेंट के लिए इस पॉलिसी के तहत मुरतब करने की कोशिश की जा रही है। और ये कोशिश की जा रही है, इसका मकसद जो है वो ये है कि तमाम जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं वो इसमें एंगेज हो, जितने भी हमने अभी तक सबक सीखे हैं उसके ऊपर हम लोग काम कर सकें और मौजूदा वफाकी और सूबाई रेगुलेशंस जो हैं उसको इकट्ठे करके अलाइन किया जाए और उससे इन्वेस्टमेंट की फैसिलिटेशन, रेगुलेटरी स्ट्रक्चर और फिस्कल जो अरेंजमेंट है वो किया जाए, इन्वायरमेंटल और सोशल सेफगार्ड भी यकीनी बनाया जाए। ये एक बहुत ही तवील डॉक्यूमेंट है और इस तमाम के अंदर जो इस वक्त की मौजूदा सूरत हाल है तमाम सूबों के अंदर उसके ऊपर बात की गई है। और इसके साथ साथ फिर जो एक प्रपोजल दिया गया है, अगर उस पर बात की जाए तो शुरू किया गया है कि जो रेगुलेटरी और फिस्कल बेंचमार्किंग प्रोसेस है उसके बारे में कहा गया है कि पूरी दुनिया में जितनी भी बेहतरीन प्रैक्टिसेस हैं उन सबको इकट्ठा किया गया है और उसके बाद 7 मुख्तलिफ जगह हैं जहां के जो कवायद हैं या कानून है या पॉलिसी है उसको बेंचमार्क बनाया गया है, जिसमें ब्रिटिश कोलंबिया, कनाडा है, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया है, इंडोनेशिया है, ताजिकिस्तान है, चिले है और उसके साथ साउथ अफ्रीका है। ये कहा गया है कि कोई 77 टोटल 77 जो की रेगुलेटरी फीचर्स हैं उनको इकट्ठा किया गया है और उनको फिर 8 कोर थीम्स के अंदर ग्रुप किया गया है। ये 8 कोर थीम है। पहली जो कोर थीम है वो है रेगुलेटरी आर्किटेक्चर, दूसरी है लाइसेंस रिजीम एंड लाइसेंस ट्रांसफर्स, तीसरी है गवर्नमेंट सपोर्ट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड लोकल कंटेंट रिक्वायरमेंट, अगली है लैंड राइट्स, वाटर राइट्स, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन और ट्रांसपोर्टेशन, अगली है पांचवी है ट्रांसपेरेंसी एंड रिपोर्टिंग, छठी है एनवायरमेंटल सोशल एंड गवर्नेंस, सातवीं है फाइनेंसिंग और आठवीं यानी आखिरी है स्टेबलाइजेशन एंड डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। अगर इन सबको देखा जाए तो जो बातें इसमें की गई हैं उसमें तमाम लुबे लुबाब जो है वो मॉडल माइंस एंड मिनरल एक्ट की जानिब है, यानी एक मॉडल एक्ट होगा जो तमाम सूबों और वफाक में बैक वक्त होगा। इसमें यह कहा गया है कि उसके अंदर होंगी क्या, इस कानून के अंदर 5 म्यूचुअली री इन्फोर्सिंग प्रिंसिपल हैं जो होंगी। सबसे पहले जो होगी वो सिंप्लिसिटी होगी, इंतहाई सिंपल कानून होगा। ऐसा नहीं होगा कि बहुत सी बातें की जाएं और मुश्किल क्रिएट की जाए, इंतहाई सिंपल और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है उसको रखा जाएगा। अगला है स्टेबिलिटी, जितने भी फ्रेमवर्क्स होंगे उसको स्टेबल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क और फिस्कल रिजीम के साथ लिंक किया जाएगा ताकि उसके अंदर अप्रोप्रिएट तरीके के साथ जो मैकेनिज्म है वो भी हो और इंस्टीट्यूशन का जो रेगुलेटरी इंफोर्समेंट है, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है, वो भी डेवलप किया जा सके। अगला है ट्रांसपेरेंसी, जितने भी डिसीजन मेकिंग होगी उसको ट्रांसपेरेंट रखा जाएगा। इंफॉर्मेशन जो होगी, जो मौजूदा मिनरल्स हैं या रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स हैं, जो जियोलॉजिकल डेटा है, उन सबको इन्वेस्टर्स के लिए अवेलेबल किया जाएगा, ट्रांसपेरेंसी रखी जाएगी, इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगा। कंसिस्टेंसी होगी, जितनी भी लेजिस्लेटिव रिक्वायरमेंट्स हैं, रेगुलेटरी प्रोसेसेस हैं, वो तमाम कंसिस्टेंट होगी सूबों की और रेगुलेटरी बॉडीज के दरमियान, और कोई तजाद नहीं होगा, इनलाइन होंगी। और क्लैरिटी होगी, इसके अंदर एक चीज ये है बहुत अहम है, जो क्लैरिटी की बात की जा रही है कि जहां जहां पर माइंस एंड मिनरल हैं, जहां पर कॉम्पिटिटिव जो है वो माहौल मौजूद है, आगे वो आ भी रहा है, वहां पे तो ठीक है बिडिंग प्रोसेस होगा। लेकिन जहां पे कोई ऐसा माहौल नहीं है वहां पे ये है कि फर्स्ट कम और फर्स्ट सर्व होगा, यूज इट और लूज इट। ये पॉलिसी, ये अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं कि जो बंदा पहले आएगा वहां की मार्केट उसकी हो जाएगी। ये एक क्लैरिटी होगी, ये लेजिस्लेशन के अंदर क्लैरिटी दी जाएगी जो कानून साजी की जाएगी। अगर हम इसको 1 बाय 1 देखते हैं, जो कि नेशनल मिनरल डेवलपमेंट पॉलिसी है, उसके अंदर पहला है रेगुलेटरी एंड इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क।
ये कहा गया है कि जो कानून बनेगा उसके अंदर अभी जो कानून मौजूद है उसमें बहुत बड़ी बड़ी टर्म्स इस्तेमाल हुई हैं, ब्रॉडर टर्म है, कंडीशंस है, स्कोप जो है, इंपोजिशन ऑफ फाइन, बहुत से मसाइल हैं, काफी गैप है। तो तमाम सूबे जो हैं उनकी जितनी भी लेजिस्लेशन होगी, गवर्नेंस फ्रेमवर्क होगा, वो कोर प्रिंसिपल ऑफ सिंप्लिसिटी, स्टेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, कंसिस्टेंसी और क्लैरिटी, उन्हीं 5 प्रिंसिपल के साथ इनलाइन होंगे, उनसे बाहर नहीं होंगे, ये वाजे किया गया है। मॉडल माइन एंड मिनरल एक्ट जो होगा वो तमाम सूबों के अंदर होगा, ईच प्रोविंस ने इसको पास करना है, जो कि स्ट्रीमलाइन होगा, लेजिस्लेटिव इंस्ट्रूमेंट होगा, जो कि मेन जो क्लैरिटी होगी, जो ऊपर का फ्रेमवर्क दिया गया है उन 5 पॉइंट के साथ लिंक होगा। मॉडल मिनरल एग्रीमेंट होगा, जो कि फेडरल मिनरल विंग पाकिस्तान उसको डेवलप करेगा और फिर उसको वो अपने सूबों के साथ इनलाइन करेगा, और जो इन्वेस्टर और गवर्नमेंट रेगुलेटर्स हैं उन सब के साथ यही एग्रीमेंट होगा। सिंप्लीफाइड गवर्नेंस स्ट्रक्चर होगा, यानी जो गवर्नेंस का स्ट्रक्चर है वो तमाम सूबों के अंदर अलग अलग नहीं होगा कि यहां पे डीजी है, वहां डायरेक्टर है, वहां पे उसका ये नाम है, इसका वो नाम है, तमाम आपस में इकट्ठे होंगे, एक ही तरह का मिनरल सेक्टर रखा गया है। जो अगली बात है वो है कॉम्पिटिटिव फिस्कल रिजीम की बात की गई है। ये कहा गया है कि हर बार ये मसला होता है कि जी यहां से माइंस निकल रहे हैं, वो सूबों को रॉयल्टी नहीं मिल रही है, उनको पूरे पैसे नहीं मिल रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जो टैक्सेशन और रॉयल्टीज का है, उसको भी इस कानून के अंदर यहां पे एड्रेस करने की कोशिश होगी, ये पॉलिसी के अंदर बताया गया है। और एक ऐसी जो तरीकेकार है वो मुरत्तब किया जाएगा जिसमें रॉयल्टी और इंसेंटिव्स हो गए, इंप्लीमेंटेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन हो गई, मॉडल मिनरल एग्रीमेंट हो गया, और हार्मोनाइज रॉयल्टी रेट्स जो हैं ये तमाम इसके अंदर शामिल किए जाएंगे, जो कि पॉलिसी के तहत हर एक सूबे के अंदर शामिल किया गया है और फेडरल गवर्नमेंट में एंगेज होगा। अगला जो पॉइंट है वो ये है इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज। माइनिंग एक्टिविटीज जो है उसका नुकसान बहुत ज्यादा होता है, खसूसन एनवायरनमेंट के ऊपर और लोकल कम्युनिटीज के ऊपर। तो वहां पे जो हेल्थ का, पानी का मसला है, सेफ्टी का रिस्क है, उसको भी दूर करने की जरूरत होगी, इसके अंदर शामिल किया गया है। और ये मेक श्योर करना है कि मकामी आबादी को भी इसका फायदा हो। इसमें ये शामिल किया गया है कि जो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शंस हैं, जो वहां पे ट्रेलिंग मैनेजमेंट है, रिहेबिलिटेशन है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो तमाम लोकल कम्युनिटी को उसका फायदा हो, उन तक इसका तमाम असर पहुंचे, और जितना भी लोकल लेवल के ऊपर उसको स्ट्रेंथन किया जा सकता है, जॉब के हिसाब से हो, स्कूल हो, एजुकेशन हो, साफ पानी पहुंचाना हो, या उनके लिए दीगर जो मराहत है वो हो, वो सब कुछ इसमें कवर किया जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ माइनिंग एंड मिनरल सेक्टर, इसमें 3 पॉइंट दिए गए हैं। कहा गया है कि हमारा माइंस और मिनरल अलग अलग है, माइनिंग अलग है, मिनरल अलग है, उसको इंटीग्रेट करना है आपस में, ताकि हमारे जितने भी इन्वेस्टर्स आ रहे हैं जो मिनरल की तरफ आ रहे हैं तो उनको माइंस के अंदर भी इंगेज किया जाए, हार्मोनाइज किया जाए। दूसरा जो है जितनी भी पाकिस्तान की माइनिंग एक्टिविटी है उसको कंट्रीब्यूशन उसमें यकीनी बनाई जाए और डेवलपमेंट किया जाए, ज्यादा सस्टेनेबल मिनरल और माइंस का जो सेक्टर है वो डेवलप हो। तो उसके ऊपर भी कहा गया है कि पूरी जो पॉलिसी स्टेटमेंट है या आउटकम किया गया है वो यही है कि इससे पाकिस्तान की एफिशिएंसी जो है, जो एक्सप्लोरेशन की है, डेवलपमेंट की है, उसको हम एक्सपेंड कर सकते हैं, उससे हमें फायदा होगा। और मॉडल माइन एंड मिनरल एक्ट जो है वो तमाम सूबों के अंदर क्योंकि एक तरह होगा तो कंसिस्टेंट अप्रोच जो है वो हमें आगे बढ़ाने को मौका मिलेगी। इसमें एक बात यह भी ऐड की गई है कि हमें लोकल लेवल पे लोगों के तनाजात बहुत ज्यादा मिलेंगे, तो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन एंड ट्रांसपेरेंसी बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके लिए यहां पे फ्रेमवर्क में ही कुछ चीजें शामिल की गई हैं, जो वहां पे बताया गया है कि जो मसाइल होंगे, डिस्प्यूट्स होंगी, पर्सनल हेयरिंग होगी, उसके लिए डिस्ट्रिक्ट माइनिंग एंड लाइजान कमेटी जो है वो यहाँ पे इन्होंने तजवीज की है कि ये इसमें शामिल होंगे। जो लोग होंगे उसमें गवर्नमेंट लोग होंगे, लैंड ओनर होंगे, जो टाइटल होल्डर होंगे, लैंड यूजर्स होंगे, गवर्नमेंट बॉडीज है, वो सब इसके अंदर शामिल होगी। इंडिविजुअल होंगे जो कि उनकी एक्सपर्टाइज होंगी, एक्सपर्ट होंगे, लोकल अप्रोप्रिएट जो मामला है उसके ऊपर चीजों पे समझते होंगे। साथ डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट, जाहिर बात है डीसी होगा या एडीसी होगा, डीपीओ इसके अंदर शामिल है तो फिर साथ डीसी होगा, डिस्ट्रिक्ट एनवायरमेंट ऑफिसर्स में शामिल होगा और डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर भी इसके अंदर शामिल होगा। और ये यहाँ पर इन्फॉर्म और बैलेंस मैनर के साथ बताया गया है कि लोगों के तनाजात भी हल करेंगे। एपेलेट ट्रिब्यूनल भी होगा, जो मिनरल्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो ये जो डिस्ट्रिक्ट माइनिंग लाइजान कमेटी है इनके फैसलों के ऊपर अगर कोई अपील करता है तो उसके लिए वो होगी, और उसके अंदर भी टेक्निकल और लीगल एक्सपर्ट शामिल होंगे। ये साथ कहा गया है कि जहां पे 2 तरह का माइनिंग का सेक्टर बताया गया है कि जहां पे ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है, स्टडी मौजूद है, वहां पे लोग काम कर रहे हैं, तो वहां पे तो हम लोग जाएंगे लीजिंग की तरफ, या जो तरीकाकार होगा टेंडरिंग का वो होगा। लेकिन जहां पर मेजॉरिटी हमारे पास है कि हमें अंदाजा ही नहीं है, वहां पे तक माइनिंग ही नहीं हो रही, एक्सप्लोर ही नहीं हुआ, खाली पड़ा हुआ है, बंजर पड़ा हुआ है, बंद पड़ा हुआ है, तो
वहां के लिए जो कहा गया है कि वो फर्स्ट कम और फर्स्ट सर्व की बेसिस पे होगा कि जो पहले आएगा उनको मिलेगा। और ये ट्रांसपेरेंट सिस्टम है, इसमें ये कहा गया है कि इससे बेहतर और सिस्टम कोई भी नहीं है, लेकिन ये ट्रांसपेरेंट होगा। और जहां पे ऑलरेडी हमारे पास लाइसेंस्ड एरिया है, इकोनॉमिक वायबिलिटी है, वहां पे हम लोग जाएंगे बिड्स की तरफ और ऑक्शन की जानिब। इसके साथ कहा गया है कि वफाक और तमाम सूबे जो हैं वो एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री ट्रांसपेरेंसी इनिशिएटिव जो EITI है उसके ऊपर अमल दरामद जो यकीनी बनाएंगे। इसके साथ साथ जो फेडरल विंग है माइंस एंड मिनरल का, वो इसको देखेगा। जो विंग का नाम दिया गया है वो है मिनरल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन अथॉरिटी, वो देखेगी, तमाम सूबों के अंदर इस मामलात को देखेगी और ये कोशिश करेगी कि पाकिस्तान लॉन्ग टर्म के अंदर इसके ऊपर यानी एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री ट्रांसपेरेंसी इनिशिएटिव के ऊपर अमल दरामद करने वाला मुल्क जो है वो बन सके। एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एंड इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी बिल्डिंग, इसके ऊपर भी पूरा एक अलग से हिस्सा शामिल किया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि जो कैपेसिटी बिल्डिंग है, जो आपके एम्प्लॉइज हैं, लोग हैं, उन सब कैपेसिटी करती है। और एक्सेस टू इंफॉर्मेशन के अंदर यह बात की गई है कि जितना भी आपका डाटा है वो अवेलेबल होगा, जो ऑनलाइन अवेलेबल होगा, जो सर्चेबल माइनिंग डेटा है, रजिस्ट्रीज हैं, वो सब वहां पे मिलेंगी। और फेडरल गवर्नमेंट जो है वो रेपोजिटरी का इसका जियो डेटा जो है वो पूरे पाकिस्तान का अवेलेबल करेगी। इसके साथ साथ एक रजिस्ट्री होगी, एक रजिस्टर कराया जाएगा मिनरल टाइटल एप्लीकेशंस को, जितनी भी एप्लीकेशंस आएंगी उनको शामिल किया जाएगा, दिखाया जाएगा, पब्लिकली अवेलेबल होगा, जो आपके इन्वेस्टर हैं उनको अवेलेबल होगा। मिनरल रिजर्व एरिया जो है वो रजिस्टर होंगे और साथ जियोलॉजिकल डेटाबेस जो है वो भी इसके अंदर रजिस्टर किया जाएगा, इसको भी शामिल किया गया है। ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी रिफॉर्म, उसको भी इसके अंदर शामिल किया गया है ताकि आप वहां पर उस इलाके के अंदर लोगों की सेहत का जो है वो ख्याल रख सके। ये पूरा एक फिस्कल पैकेज सजेशन भी दी गई है जो मिनरल फिस्कल पैकेज की है, जो कि तमाम सूबों ने अब इसके ऊपर रिस्पॉन्ड करना है। रॉयल्टी जो है वो सूबे के लिए होगी, एनुअल रेंट जो है वो सूबे को मिलेगा, जो कॉर्पोरेट इनकम टैक्स है वो फेडरल गवर्नमेंट को मिलेगा, जो सुपर टैक्स है वो फेडरल गवर्नमेंट को मिलेगा। आगे उसके रेट भी दिए गए हैं कि अगर कॉर्पोरेट इनकम टैक्स है तो 29% होगा, जो नेट टैक्सेबल इनकम होगी उसका, जो एनुअल रेंटल सूबे को मिलेगा वो फिक्स्ड एरिया होगा। वैल्यू एडेड टैक्स जो है वो फेडरल और सूबा दोनों लेंगे। मिनिमम जो प्रेज्यूमेटिव टैक्स एंड डेवलपमेंट चार्ज है वो फेडरल गवर्नमेंट लेगी। WHET जो है वो गुड्स ऑन सर्विसेज, जो विदहोल्डिंग टैक्स है वो फेडरल गवर्नमेंट लेगी। 22% नॉन रेजिडेंट सर्विस होगी, 9% लोकल सर्विस होगी, 5% लोकल गुड्स के ऊपर होगी। इंपोर्ट ड्यूटी फेडरल गवर्नमेंट लेगी। विदहोल्डिंग टैक्स ऑन डिविडेंड्स जो है वो फेडरल गवर्नमेंट लेगी। साथ जो मुख्तलिफ एक्साइज ड्यूटीज हैं और मिनरल्स है वो सूबे को दिया गया है, इसको इसके अंदर शामिल किया गया है। और मिनरल प्रोसेसिंग जोन जो है उसके ऊपर इंसेंटिव जो है वो भी रखे गए हैं। इसने कहा गया है रॉयल्टी, एनुअल रेंटल, एक्साइज ड्यूटी जो है वो सूबे को मिलेगी। जो मिनिमम प्रेजेंटेड टैक्स है और डेवलपमेंट चार्ज है वो फेडरल गवर्नमेंट को मिलेगी। वैल्यू एडेड टैक्स जो है वो फेडरल और सूबे को मिलेगा। विदहोल्डिंग टैक्स जो है गुड्स और सर्विस पे वो भी फेडरल गवर्नमेंट को मिलेगा। इंपोर्ट ड्यूटी जो है वो सूबे को मिलेगी। लेकिन साथ ये भी कहा गया है कि जो मिनिमम रिकॉर्ड होगा उसके ऊपर आगे बताया गया है कि कहीं पे माफी है, कहीं पे होगा, एग्जेम्प्ट किया गया है, तो मुख्तलिफ किस्म का इसको रखा गया है। एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन जो है उसको अंदर शामिल किया गया है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स को इसके अंदर शामिल किया गया है। तो ये पूरी तफसीली एक डेटा बनाया गया है और ये जो एक डॉक्यूमेंट बनाया गया है तकरीबन कोई 30-31 पेजेस का, ये इन तमाम सूबों को भेजा गया है, आजाद कश्मीर को भेजा गया है, GB को भेजा गया है और उनसे कहा गया है कि जितना जल्दी हो सके आप इसके ऊपर हमें जवाब दें ताकि हम पाकिस्तान के अंदर एक जो इनलाइन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है खसूसन माइन एंड मिनरल से मुतालिक वो रेगुलेट कर सकें। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने इससे पहले भी जो एक कोशिश फेडरल गवर्नमेंट ने की थी, सिंध ने बलूचिस्तान ने वो कानून पास कर लिया था और खैबर पख्तूनख्वा ने उसको पास नहीं किया क्योंकि माइंस ज्यादातर 70-80% इन दो सूबों के अंदर ही है। थोड़ा सा हिस्सा उसका सिंध में आता है, शायद थोड़ा बहुत आजाद कश्मीर और GB में भी हो, लेकिन मेन जो काम है वो खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान का ही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उस वक्त कहा था कि जब तक इमरान खान से मुलाकात नहीं होगी, अप्रूवल नहीं होगी, उनको हम इनकी पूरी तरह गाइडलाइन नहीं देंगे, उनको हम इस पर ब्रीफ देंगे, हम इसको मंजूर नहीं करेंगे। और फिर वो मंजूर नहीं हुआ था। अब देखना यह है एक मरतबा फिर वफाक कोशिश कर रहा है इसको मुल्क के वसी तर मफाद में इसको आगे बढ़ाया जाता है या फिर ये भी सियासत की नजर होगा। मुलाकात है, अगर हो जाए तो क्या हो जाएगा, अगर नहीं होती तो फिर PTI क्या करेगी ये तो वक्त ही बताएगा।